मुझे आप लोग प्लीज बताएं कि आवाज़ आ रही है आपको, स्क्रीन भी आ रही है, आपकी मीटिंग भी चल रही है, प्लीज़ आप सब क्लास ज्वाइन द क्लास। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही या आ रही है, प्लीज़ बता दें मुझे। वो आ रही है, वो आ रही है, चलिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मेरे अस्सलाम वालेकुम सबको। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा और रमज़ान के मंथ की बहुत सारी मुबारकबाद। प्लीज़ अपने बाकी क्लासमेट्स को कहें कि क्लास ज्वाइन कर लें। सिर्फ 15 पार्टिसिपेंट्स ने इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है। तो जैसे ही बाकी लोग ज्वाइन करते हैं फिर हम अपना सेशन जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। उतनी देर आपने पूल्स जो हैं इसके अंदर जाना है। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो बनाया है, तो जो आपको आंसर लगता है आप प्लीज़ उसको जो है ज़रा क्लिक कीजिएगा।
और मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कितनी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर ली हुई हैं। सो प्लीज़ जो पूल में जाके और वहाँ पे ज्वाइन करें। फिर बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं आपके भाई? जी जी, वन क्वेश्चन ही है वहाँ पे। हाँ जी, स्टिल 15 स्टूडेंट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना है या नहीं करना? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हैं, लेकिन क्लास मुझे ठीक नहीं लग रही है। आज सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है। सो प्लीज़ टेल देम टू ज्वाइन। हम 5 मिनट में क्लास स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि प्रीवियस क्लासेस में क्या अटेंडेंस रह रही है। अगर इसी तरह की अटेंडेंस रह रही है तो फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर और स्टूडेंट्स के आने के चांसेस हैं तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। जी, चैट में बता दें मुझे। और स्टूडेंट्स के आने के चांसेस हैं। या रमज़ान की वजह से छुट्टी पे चले गए सारे। पता ना रमज़ान में कौन छुट्टी पे जाता है। फिर आज नाइट जी जी, दोबारा से ऑन हो गया मेरी तरफ से। स्टॉप हुआ था लेकिन अब ऑन हो चुका है दोबारा से। चलें जी, आई थिंक हमने बहुत इंतज़ार कर लिया है। अब हम अपनी क्लास का जो है वो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जी, तो मुझे कोई बताएगा हम अभी तक शॉर्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं। बिल्कुल स्टार्ट से लेकर और एंड तक हमने जितना पढ़ा है। आप लोग प्लीज़ अपने मैसेज के अंदर टाइप करें और मुझे सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे यहाँ पे 20 मैसेज आने चाहिए कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं शौक और इसके मैनेजमेंट के हवाले से। सो प्लीज़ स्टार्ट इट। आपके पास 2 मिनट्स हैं इस चीज़ को टाइप करने के लिए। हरी अप। नहीं जी, बिल्कुल स्टार्ट से बताना है आपने। डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूरोजेनिक शॉक की बात नहीं कर रहा।
मैं बिल्कुल स्टार्ट से बात कर रहा हूँ कि शौक में अभी तक हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, प्लीज़। शौक इज डिफरेंट टाइप स्टेजेस। शौक में अच्छा जी, किस किसने आंसर दिया है जी? इस वक्त तक आंसर दे चुकी हैं मरियम, सुमैया, सुंदस, अदीला, नूरीन ने तो बिल्कुल जो है ना, मैं कहता हूँ कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। नूरीन ने कहा है कि सर शौक पढ़ा अभी तक। शौक एंड इट्स टाइप्स, अच्छा जी। नीलम ने, उसके बाद आरफा, मरियम, सुमैया, मुसर्रत, खदीजा, सुंदस, आरफा, सुमैया, शाहिद, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, फजाला, दोनों सुमैया भाई। अच्छा जी, इरसा ने भी बता दिया। ठीक है जी, चलें अब हम एक छोटा सा रिव्यू जो है ना, मैं आप लोगों के साथ लेके चलता हूँ अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका। उसके बाद हम बिल्कुल शौक को आज क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे, राइट। और इन क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट थर्सडे वाले दिन, उस दिन हम एक अदर टेस्ट प्लान करेंगे और टेस्ट की ड्यूरेशन यही होगी 3 से लेकर 4 बजे तक के दरमियान, मतलब आधे घंटे का टेस्ट होगा आपका। एमसीक्यू भी होंगे उसके अंदर, एससीक्यू भी होंगे। बट आप लोगों को मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये बुक से पढ़ के आना है, राइट। अच्छा जी, कोई अपने वर्ड्स में शौक को डिफाइन करेगा? जी, अपने वर्ड्स में शौक को डिफाइन करना है। प्लीज़ अवॉइड कॉपी पेस्टिंग, क्योंकि मोस्टली क्या करते हो आप लोग, कॉपी पेस्ट करके इधर पेस्ट कर देते हो गूगल से सर्च करके। सो टाइप बाय योरसेल्फ, और यहाँ पर आपने मुझे ज़रा शौक की डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन लिख के देनी है। इट्स नॉट बुक वाली रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बतानी, जैसे मैं आप लोगों से क्लास में एक एक्टिविटी करवाता हूँ, खुद से जो डेफिनेशन की जाती है, खुद से जो डेफिनेशन लिखी जाती है, तो प्लीज़ यहाँ पे आपने ज़रा शौक की खुद से एक डेफिनेशन लिख के देनी है मुझे जल्दी से। जी, खदीजा का यहाँ पर रिप्लाई आया मुझे, और ठीक है जी खदीजा, आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट। हाँ जी, मरियम कह रही हैं कि बॉडी टिश्यूज आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी, राइट। जी, आगे चलें। और अभी सिर्फ 2 लोगों के मुझे रिप्लाई आए हैं यहाँ पे, बाकी लोग भी अपनी अपनी शौक की डेफिनेशन लिख के बताएं। अच्छा जी, ईर्षा कह रही हैं एन इमरजेंसी सिचुएशन विच लीड्स टू अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इज कॉल्ड शॉक। सो इमरजेंसी कंडीशन तो कोई भी हो सकती है ईर्षा, इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। दैट इट इज़ डीलिंग विद सम टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही होती है, टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सुमैया शाहिद कहती हैं हाइपोपर्फ्यूजन ऑफ टिश्यू एंड सेल्स विच लीड्स टू inadequate supply of oxygen। बिल्कुल, गुड।
आरफा कहती हैं योग इज अ क्लिनिकल स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय वेजोडाइलेशन एंड लीडिंग टू हाइपोperfusion। ठीक है जी, आपकी डेफिनेशन भी अच्छी है आरफा। मुसर्रत क्लिनिकल कंडीशन दैट रिजल्ट इन टिश्यू हाइपोperfusion, मुसर्रत कहती हैं, ये भी ठीक है जी। चलें जी, दैट्स नाइस। सो मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, और जो अब आज 20 स्टूडेंट्स मेरा ख्याल एब्सेंट हैं, मैं स्पेशली जो है मैडम ज़ुबैदा से बात करूँगा इन 20 स्टूडेंट्स के लिए कि इनको नेक्स्ट क्लास में मैं अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, तो उनसे बात करके कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन जो है मैं लगवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। नीलम राशिद ने भी अच्छी डेफिनेशन दी, अदीला की भी डेफिनेशन अच्छी है, जेनिफर्स डेफिनेशन इज़ आल्सो गुड, मुबीन ने भी अच्छा डिफ़ाइन किया, सुंदस ने भी अच्छा डिफ़ाइन किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला मेरा सवाल आप लोगों से ये है, शौक की कितनी स्टेजेस होती हैं? जी, शौक की कितनी स्टेजेस होती हैं और प्लीज़ नेम देम। एक तो लिखना है शौक की स्टेजेस कितनी हैं, और दूसरा मुझे लिख के बताना है कौन कौन सी स्टेज होती है। हरी अप जी। सना चौधरी ने भी अच्छी डेफिनेशन भेजी है अभी। ठीक है जी, स्टेजेस कितनी हैं शौक की और कौन कौन सी स्टेजेस हैं, एक ही मैसेज में प्लीज़ लिखा करें आप। 3 स्टेजेस वाले कौन है यार, ज़रा वो मेरे सामने तो आओ। हाँ, 3 वाले जो लिख रहे हैं ना, चलें जी, काफ़ी लोगों ने बता दिया कि शौक की जो है ना हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, शौक की पहली स्टेज के 2 नाम होते हैं, वो 2 नाम कौन कौन से हैं? हरी अप। वेरी गुड, आरफा का सबसे पहले आंसर है कंपनसेटेड और नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। जी, सेकंड स्टेज के भी 2 नाम होते हैं, कौन कौन से हैं? जी, सना कहती हैं, सना चौधरी कहती हैं डीकम्पनसेटेड और प्रोग्रेसिव सेकंड का नाम होता है। सो थर्ड स्टेज का क्या नाम है? हरी अप सर, थर्ड स्टेज। जी, यहाँ पर आंसर आया है मुबीन का इरिवर्सिबल, राइट। और फोर्थ स्टेज को क्या कहते हैं जी? फोर्थ स्टेज का क्या नाम है? ठीक है जी, फोर्थ स्टेज का नाम जो है वो रिफ्रैक्टरी स्टेज है। वेरी नाइस। चलें, नाइस हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा मुझे अब आपने यहाँ पे ना ब्रीफ करना है कि स्टेज 1 में बेसिकली क्या होता है, और अपने वर्ड्स में करना है। डोंट गो फॉर स्लाइड्स। आप लोगों को जो समझ आई हुई है, प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों ने जो है नरेट करना है कि स्टेज 1 कंपनसेटरी या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज जो होती है, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है। जी, अपने वर्ड्स में आपने इसे नरेट करना है। हरी अप। हाँ जी, स्टेज 1 में क्या होता है जी? जी, आरफा का सबसे पहला इसके ऊपर जवाब आया है। उन्होंने कहा है जी, स्टेज 1 बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट द सिम्टम्स इटसेल्फ। सुमैया शाहिद कहती हैं कंपनसेटरी स्टेज में वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, इन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह खदीजा ने भी यही बातें की हैं। ठीक है जी, आ, अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकंड स्टेज में ज़रा बताएं क्या होता है जी, जल्दी करें।
आज हमने पूरी का एक हल्का सा रिव्यू करना है ताकि आप लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। जी ठीक है जी, सेकंड के अंदर ठीक है। सो अब नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि थर्ड इरिवर्सिबल स्टेज में क्या होता है। हरी अप। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आप लोगों से एक छोटा सा और स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि शॉक के हमारे रीनल सिस्टम जो है उसके ऊपर क्या असरात होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं हमारे किडनीज के हवाले से, रीनल सिस्टम के हवाले से, व्हेन एवर समबडी इज इन शॉक। जी आंसर प्लीज़। वेरी गुड यार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ, और बड़ी फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है। एंड आई कैन सी इन योर कमेंट्स कि आप लोग लिटरली पढ़ रहे हैं ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे खामोश खिलाड़ी बने हुए हैं, हाँ, या खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो उनको भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो ताकि मुझे आप लोगों के नाम भी याद हो जाए। मुझे कुछ नाम याद हो चुके हैं और उनकी शक्लें भी जो है ना हल्की हल्की याद आती हैं। सो प्लीज़। किडनी पे क्या असरात होंगे शॉक के? जी ठीक है जी, लो GFR। और वेरी गुड, नूरीन कहती हैं यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। गुड। बन राइज क्रेटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बिल्कुल राइज हो जाएंगे, लो यूरिन आउटपुट होगी। चलें जी, वेरी नाइस, शाबाश मेरी तरफ से आप लोगों को यार। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा शौक के हवाले से कुछ जर्नल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बतानी है आप लोगों ने कि जनरली शौक को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। एक पेशेंट आया शौक का आपके पास, आपको नहीं पता उसको कौन सी टाइप का शौक है, यू नेवर नो क्या प्रॉब्लम है उसे, उसको किस तरह से मैनेज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। यस, किस तरह से शौक को मैनेज करने जा रहे हैं आप लोग। सुंदस कहती हैं फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज। वेरी गुड। अच्छा जी, नूरीन कहती हैं लेग साइड एलिवेट करेंगे। जो लेग साइड एलिवेट करते हैं उस पोजीशन को क्या नाम दिया जाता है, वो पोजीशन का नाम लिखें जी। ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी देंगे। आरफा कहती हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुबीन कहती हैं फ्लूइड रिप्लेस करेंगे। खदीजा ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है। अंडरलाइंग कॉज, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑक्सीजन, पेन मैनेजमेंट, वाइटल साइंस, मॉनिटरिंग। ठीक है जी, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग। गुड जी। सुमैया शाहिद कहती हैं वेजो एक्टिव मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल थेरेपी, वाइटल साइन मॉनिटरिंग। वेरी गुड। जेनिफर कहती हैं प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। ठीक है जी, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कहते हैं उसे, ये भी आंसर आ गया हमारे पास। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, राइट। चलें, अब आप लोगों ने मुझे 10 शौक की टाइप्स बतानी है और प्लीज़ एक ही मैसेज में लिखनी है, बार बार ना लिखिएगा। पहले ये वाली टाइप फिर ये वाली टाइप, एक ही मैसेज में सारी टाइप्स लिख के बताएं मुझे। अरे अब कितनी टाइप को 10 टाइप मुझे बतानी है आपने। आई थिंक क्लास में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 10 टाइप कैसे बनती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं जी।
मॉडिफाइड ट्रेंडलबार्ग पोजीशन, ठीक है जी। जी शॉक की टाइप्स, हरी अप, टाइम थोड़ा हमारे पास आज। दस लिखनी है जी। जो बंदा 10 शॉक की टाइप्स लिखेगा अपने मैसेज के अंदर, मैं उसी का मैसेज पढ़ूंगा और उसका ही नाम यहाँ पर मेंशन करूंगा। सो हरी अप। एक एक करके नहीं लिखें। जो बंदा 10 शॉक की 10 टाइप्स एक ही मैसेज में लिखेगा, मैं उसका मैसेज पढ़ूंगा और नाम लूंगा इधर, बाकी लोगों का नहीं पढ़ूंगा जी। जी सुमैया शाहिद का सबसे पहला एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर आया है जी। हाइपोवोलेमिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसकी के सब टाइप्स हैं, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, देन देयर इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड अनडिफरेंशिएटेड शॉक। वेरी गुड सुमैया। चलें जी हम आगे चलते हैं। मरियम ने भी आंसर किया और उन्होंने भी तमाम शॉक की टाइप्स लिखी हैं, लेकिन दो मिस कर दी हैं यहाँ से। तो मरियम तारिक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और, अरे भाई वेजो वेगल शॉक होता है, कौन सा लिख दिया। वेजो वेगल शॉक होता है जी, वेजो वेगल शॉक होता है। जी 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 ठीक हो गया, गॉट इट। चलें अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट आया आपके पास, बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस सिनेरियो को सुनना है, राइट। एक पेशेंट आया है आपके पास और उसको 2 दिन से बड़ी सीवियर किस्म की नोजिया वॉमिटिंग हो रही है और साथ में डायरिया है, ठीक है जी। सो जी साथ में डायरिया है, ठीक है। तो आपके पास आया, आपने इमरजेंसी में उसे असेस किया और इसके साइन एंड सिम्टम्स ने आपको बताया कि पेशेंट को जी शॉक है। कौन सी टाइप का शॉक हो सकता है पेशेंट को? आंसर प्लीज। जी सबसे पहले अदीला का आंसर आया और वो आंसर बिल्कुल ठीक है। हबीबुल्लाह का आंसर आया है, हबीबुल्लाह आपका आंसर भी ठीक है। सुमैया शाहिद का आंसर भी ठीक है। आरफा का आंसर भी ठीक है। मरियम का आंसर भी ठीक है। अक्सा जुल्फ़िकार का भी आंसर ठीक है। आरिफा का आंसर भी ठीक है। खदीजा भी ठीक कह रही हैं। इरसा भी ठीक कह रही हैं। मुबीन ने भी ठीक कहा। अच्छा जी इरसा मुझे कह नहीं, रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। इरसा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सुनना, ये क्वेश्चन निकल चुका, अब नेक्स्ट आता है तो फिर बताता हूँ। चलें जी 23 लोग हो चुके हैं इस वक्त हमारी क्लास में और ये बड़ी लो अटेंडेंस है। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम सब लोग जो हैं वो क्लास ज्वाइन करें। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पेशेंट है, बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन सुनना है आपने। नोडीन वेजोवेगल सेप्टिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है। एक पेशेंट है, उसको हेपरिन जा रही है, ठीक है। हेपरिन आपको पता है ब्लड थिनर होती है। हेपरिन दी जा रही है उसे और शायद उसे ज़्यादा डोज चली गई हेपरिन की। तो 1-2 दिन बाद पता चला कि पेशेंट के अंदर शॉक के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं। अपेरेंटली कोई काज नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। हेपरिन की वजह से जो उसका एपीटीटी पीटीए पीटीटी आईएनआर वगैरह जो है वो इंक्रीज हो चुका है। एंड आपको क्या लगता है कि अगर इसके अंदर शॉक के सिम्टम्स आ रही हैं पेशेंट के अंदर, तो इसमें कौन सा शॉक हो सकता है? जी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो आई होप आप लोग जो है इसका आंसर दे सकोगे।
जी मरियम का आंसर आ गया। मरियम यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल डन, ठीक आंसर किया आपने। सना आपका आंसर रॉन्ग है। सुमैया शाहिद आंसर रॉन्ग है। खदीजा आंसर रॉन्ग है। अदीला आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हबीबुल्ला आपका आंसर भी रॉन्ग है। BSN RN 2008 आपका आंसर ठीक है, प्लीज़ नेम चेंज कर लो अपना। आरफा आंसर ठीक है। मुबीन का भी आंसर ठीक है। अक्सा जुल्फ़िकार आपका आंसर ठीक नहीं है। मरियम तारिक आपका आंसर ठीक नहीं है। प्लीज़ ट्राई अगेन। जी जल्दी से। अच्छा जी बुशरा, बुशरा अपना नाम चेंज कर लो प्लीज़। नूरीन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक तो मैंने भी पढ़ाया नहीं भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक नहीं है। शुमाइला एनाफिलेक्टिक शॉक नहीं है जी। अगेन रीथिंक करें और आंसर दें। सुमैया कह रही हैं अगेन कार्डियोजेनिक शॉक, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। जेनिफर हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है। सुमैया शाहिद अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी, चलते जाएं। आरिफा आंसर ठीक है जी आपका। नूरीन नहीं, अगेन आंसर ठीक नहीं है आपका। मुसरत यू आर राइट, आपका आंसर ठीक है। चलें बता दूं आंसर फिर आप लोगों को, जिन लोगों ने गलत किया है या फिर वो दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बता दें। आंसर बताया जाए या ना बताया जाए? नहीं जी, नहीं जी, नहीं नहीं, जिन्होंने पहले गलत बताया था अगेन गलत बता रहे हैं। तो जी आंसर जो है इसका वो है जी हेमरेजिक शॉक। मैंने आपको जैसा कि बताया उसके डिफरेंट जो है कोएगुलेशन प्रोफाइल के इंडिकेटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं या ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसको कोई इंटरनल हेमरेज हो रहा है जिसकी वजह से उसको हेमरेजिक शॉक है, ना कि उसे कार्डियोजेनिक शॉक है, ना कि उसे न्यूरोजेनिक शॉक है, ना इसे कोई और शॉक है। ठीक है, समझ आ गई? चलें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, एक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक हो गया, MI हो गई और उसके बाद उसे एक शॉक डेवलप हो गया। बड़े ध्यान से सवाल सुनना है जी, ठीक है। एक पेशेंट था, उसे MI हुई, हाँ, उसकी कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में उसे एक शॉक डेवलप हो गया। अब उस शॉक को ट्रीट करना है, ठीक है, उस शॉक को ट्रीट करना है। कौन सी चीज़ जो है वो बड़े ध्यान से पेशेंट को, कौन सी मेडिसिन या कौन सी इंटरवेंशन पेशेंट को बहुत ध्यान से करनी है? MI वाले शॉक वाले पेशेंट को कौन सी चीज़ बड़े ध्यान से देनी है शॉक के ट्रीटमेंट के लिए? जी नहीं हबीबुल्ला, शॉक का नाम नहीं पूछा मैंने, प्लीज पूरा क्वेश्चन सुना करो। हाँ जी, वेरी गुड। मुबीन का बिल्कुल आंसर ठीक है, अदीला ने भी बिल्कुल ठीक कहा। हबीबुल्ला नहीं, अगेन योर आंसर इज नॉट करेक्ट। अक्सर जुल्फिकार ठीक है जी आंसर। सना चौधरी आपका आंसर भी ठीक है। सुमैया का भी आंसर ठीक है। दूसरी वाली सुमैया का आंसर भी ठीक है। आरफा का आंसर भी ठीक है। हिरा का आंसर भी ठीक है जी। खदीजा नहीं, आंसर ठीक नहीं है आपका। ठीक है जी, आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर था फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में हमें बड़े ध्यान से फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी होती है, पेशेंट हमारा ओवरलोड में चला जाता है। सुंदर जी नहीं, एंटी कोआगुलेंट्स ध्यान से देने के लिए नहीं कहेंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉक की टाइप है उसका नाम है जी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के हवाले से आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बतानी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की हमें पता है कि 3 टाइप्स होती हैं।
उन 3 टाइप्स के अंदर क्या चीज कॉमन होती है कि उसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का दूसरा नाम क्या है? हरी अब जी, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, आंसर ठीक है आपका आंसर। गजाला आंसर ठीक है। चलें अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें। आरफा आपका आंसर तो ठीक है, जो न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, लेकिन हाफ ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। चलें जी, दूसरा नाम जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, उसका नाम है जी सर्कुलेटरी शॉक। तो 3 जो सर्कुलेटरी शॉक हैं उनके अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है? नहीं मरियम, बिल्कुल भी आपका आंसर ठीक नहीं है। जी नीलम, आपने आंसर ठीक किया है, लेकिन ये टोटली करेक्ट नहीं है। सुमैया का आंसर भी ठीक है, लेकिन ये टोटली करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। अच्छा जी, आप सब लोग कह रहे हैं कि विजुअलाइजेशन होती है सेम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है। हबीबुल्लाह, हाइपोटेंशन टेकिकार्डिया तो सब में होता है भाई। सो जो एक कॉमन एट्रीब्यूट है तीनों सर्कुलेटरी शॉक्स का या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स का, उसका नाम, उसका क्या है? कॉमन एट्रीब्यूट है वेजोडाइलेशन, लेकिन पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। ठीक है जी, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। चलें अगला मेरा सवाल सुन लें आप लोग। अगला सवाल मेरा ये है, एक पेशेंट आया आपके पास, ब्रेडिकार्डिया है, स्पाइन में चोट लगी है उसे, शॉक की सिम्टम्स शो कर रहा है, कौन सा शॉक हो सकता है? ठीक है जी, सब आंसर ठीक दे रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का। चलें अगला सवाल करता हूँ। एक पेशेंट है, आ, उसको आपने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया सेफ्ट्रियाक्सोन का, ठीक है, और एकदम से वो शॉक में चला गया। कौन सा शॉक हो सकता है वो? बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक पेशेंट है, बड़ी लॉन्ग टर्म एंटी कैंसर थेरेपी पे है, स्टीरॉयड्स लग रहे हैं उसे, कौन सा शौक हो सक होने के चांसेस उसको ज्यादा हैं? किस शौक का रिस्क होगा उसे? हम्म, जी जी बताइए। एक पेशेंट है, स्टीरॉयड्स पे है। जी हीरा जुल्फिकार का आंसर आया है। सेप्टिक शॉक, अदीला का, अरफा का, बिल्कुल जी आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है जी। चलें, तो ये एक ब्रीफ सा मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू कर लिया है कि बेसिकली क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। और प्लीज़ नेक्स्ट आप जो है इसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे हमारी क्लास का टाइम है 3 बजे, तो 3 बजे आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट होना है। और मैं अपना टेस्ट जो है वो ऑनलाइन करूँगा 3 से 3:30 बजे तक। ठीक है, सो 3 से 3:30 बजे तक आप लोगों का टेस्ट होगा, ये शॉक का पूरे चैप्टर का। अच्छा एक सवाल तो मैं भूल ही गया, मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है। एक पेशेंट आया आपके पास एनाफिलेक्टिक शॉक के साथ, ठीक है जी, तो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक? जी, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक?
मुबीन बिल्कुल ठीक आंसर। BSN और एन बुशरा है, आई थिंक सही आंसर है। नीलम राशिद का ठीक आंसर है। अदीला का ठीक आंसर है। सुमैया शाहिद का ठीक आंसर है। आरफा का ठीक आंसर है। सुमैया का ठीक आंसर नहीं है। सुमैया को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देते, मतलब देते हैं बट वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। जी हबीबुल्लाह का बिल्कुल ठीक आंसर है। अनसब नहीं, आपका आंसर ठीक नहीं है। BSN RN 2028 बुशरा, थैंक यू मैम, नहीं है भाई, मैं सर हूँ। आरफा, आई डोंट एक्सपेक्ट एविल सोलो कार्टिफ। मैंने उस दिन भी मना किया था। पहली बात तो ये कि एविल सोलो कार्टिफ इसका आंसर नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मैंने जेनेरिक नेम लेने से मना किया था। मैंने आपको कहा था कि जेनेरिक नेम नहीं लेने मेडिसिन के। जी सो एनाफिलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस जो है हमारे पास वो है, हाँ जी, आंसर है एपिनेफ्रीन। ये एड्रीनालीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट्स ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। समझ आ गई? जी अब आप मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने अपनी स्लाइड्स को कहाँ पर छोड़ा था। अच्छा जी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पढ़ना है। मेरा ख्याल है कि हमने अभी तक सेप्टिक शॉक को ठीक से ख़त्म नहीं किया था। हाँ, अच्छा जी, चलें हम फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक से जो है आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है मेडिकल मैनेजमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। सो आगे जो है मैं आप लोगों से वो डिस्कस करता हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है यार। हाँ हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भाई कर ली थी लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम हम इवन मेडिकल मैनेजमेंट भी कर चुके थे, जहाँ पे हमने इसकी बात की थी कि अपनी डाइट वगैरह अच्छी की जाए, प्रोटीन वगैरह ली जाए क्योंकि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती हैं, कल्चर्स कराए जाएं, सोर्स का पता लगाया जाए, डीब्राइडमेंट की जाए, मुझे याद है। सो आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, और सेप्टिक शॉक, आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क फॉर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक। तो सबसे पहले हमने उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिन लोगों के अंदर सेप्टिक शॉक जो है वो हो सकता है। जी तो अब आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सेप्टिक शॉक, इम्यूनो कम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है बंदा। जी हरी अप।
जी, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सेप्टिक शॉक? यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क फॉर सेप्टिक शॉक। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सेप्सिस? 5 बताने हैं आपने और एक ही मैसेज में बताइएगा प्लीज़। यार एक एक करके नहीं ना लिखो, एक ही मैसेज में 5 लिख के बता दो मुझे भाई। जिस मैसेज में 5 लिखे हुए आएंगे मैं उसी का नाम लूंगा और उसी मैसेज को यहाँ पे रीड आउट करूंगा। जी। ठीक है जी, खदीजा ने आंसर किया है माल न्यूट्रिशन, लो इम्यूनिटी, क्रॉनिक इलनेस, इम्यूनोसप्रेशन, इंजरी और ट्रॉमा। जी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। चलें आगे चलते हैं। Carry out all the invasive procedures with correct aseptic technique after careful hand hygiene. जी अगर कोई कंबाइंड क्लास अटेंड कर रहा है प्लीज़ वो बता दे। आप लोगों की अटेंडेंस लगने लगी है। अरे अब और जी जो लोग लेट आए हैं आज क्लास में, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं आप लोगों की जो अटेंडेंस है यहाँ पे मेरे पास जो शो हो रही होती है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले चुका होता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस शो हो रही है। ठीक है जी। सो ये आप लोगों की अटेंडेंस मेरे पास शो हो रही है, तो मैं इसका बकायदा स्क्रीनशॉट ले चुका होता हूँ और ये मैं फिर इस बेस पे आप लोगों की अटेंडेंस भी लगाऊंगा और इसी बेस के ऊपर ये देखो ये आप लोगों की अटेंडेंस शो हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाती है और स्टार्ट में सिर्फ 19 लोग थे, बाकी लोगों ने आई थिंक बहुत देर बाद क्लास के मिड में आके ज्वाइन किया। तो इसके लिए जो है मैं डेफिनेटली कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना मैं ये चीज़ बिल्कुल उनको जो है मेंशन करूँगा और जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं वो मैं डेफिनेटली उनके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, चलें। कैरी आउट इन्वेसिव प्रोसीजर विद करेक्ट एसेप्टिक टेक्निक। करेक्ट एसेप्टिक टेक्निक के साथ आपने जो जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, जितने भी आपने कैथेटर्स इंसर्ट करने हैं, आईवी लाइंस लगानी है या सेंट्रल लाइंस लगानी है, कोई ऑपरेट करना है, वो आप लोग जो है बिल्कुल एसेप्टिक तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे मॉनिटर आईवी लाइंस, आर्टीरियल एंड वेनस पंक्चर साइट, सर्जिकल इंसिजन, ट्रॉमा वुंड्स, यूरिनरी कैथेटर एंड प्रेशर अल्सर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। बिल्कुल उन चीज़ों को मॉनिटर करें जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो उसी वक्त उसको रिमूव कर दिया जाए या फिर उसके लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह या कोई और चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट। Reduce patient's temperature when ordered for temperatures higher than 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है पेशेंट का तो डेफिनेटली उनको आपने पैरासीटामोल देनी है। और दूसरा डेफिनेटली उनका टेम्परेचर कम करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करने के लिए इंडिपेंडेंटली प्लीज़ कमेंट में बताइए। जी टेम्परेचर कम करने के लिए कौन सी इंटरवेंशन की जाती है? स्पंजिंग, बिल्कुल ठीक है, स्पंजिंग की जाती है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड आईवी फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस आपने एडमिनिस्टर करनी है। एंटीबायोटिक्स वगैरह हो सकती हैं, एंटीपायरेटिक्स हो सकती हैं। और नेक्स्ट इज मॉनिटर हीमोडायनामिक स्टेटस, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। बिल्कुल जी, इसको भी आप लोग जो है वो मॉनिटर करने जा रहे हैं।
जी। अच्छा, ये जो मैं मेरे पास आप स्लाइड्स हैं ना इस वक्त, इसके अंदर कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं, राइट? तो मैं आप लोगों के साथ ज़रा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो मुझे प्लीज़ आप लोग ज़रा यहाँ पे बताएं, आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से क्या समझ आती है? जी। हाँ जी, obstruction in the normal blood flow, hypertrophy. जी, आई वॉइस आपको? चेक इट अगेन। हाँ जी, अब वॉइस आ रही है आपकी? हाँ जी, अब करीब से आ रही है। अच्छा, चलिए मुझे फिर बता दें, अगर आवाज़ आना शुरू हो गई है दोबारा से तो फिर मुझे बता दें, हम आगे जो है वो मूव करते हैं। चलें, गुड हो गया। बेसिकली मैंने अपने मोबाइल से भी इसको लॉगिन किया हुआ है, अपने लैपटॉप से भी इसको साइन इन किया हुआ है, बिकॉज लैपटॉप से ज़रा ठीक से आवाज़ भी नहीं आती और इमेज भी ठीक से नहीं आती है, मोबाइल से ठीक आती है। चलें जी, तो मैंने आपसे पूछा था ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? तो अरमगान,
हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हुई, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आया था, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ आई थिंक इंटरनेट हैज बीन कनेक्टेड, सो नाउ वी विल रिज्यूम आवर। हाँ जी, तो ऐसा होता है कि जो हमारी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे किसी भी वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, किसी थ्रोम्बस की वजह से, किसी एम्बोलाई की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड या तो हार्ट से ठीक तरीके से निकल ना सके या फिर हार्ट में ठीक तरीके से आ ना सके ब्लड। ठीक है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर किसी सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर प्रॉपरली नहीं आ सकेगा, तो उससे क्या होगा, जब हार्ट में ब्लड ही इतना नहीं होगा पंप करने के लिए, तो हार्ट बेशक अपना जितना मर्जी काम करता रहे, तो क्या होगा भला, हार्ट ठीक से ब्लड को दूर नहीं भेज सकेगा हमारी बॉडी के अंदर, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहा जाता है। तो इसके लिए इतना ही पता होना आपके लिए ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं जी, MODS, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। जी, आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने बताना है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम क्या होता है, अपने लफ्ज़ों में बताना है। इसको पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है, जैसे हम क्लास में करते होते थे। तो देन आपने लिखना है यहाँ पर कि आपको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम से क्या समझ आ रही है। नहीं, पहले इसको पढ़ना है फिर यहाँ पे जवाब देना है, ऐसे जवाब नहीं देना है आपने। जी, when more than one organ fails to function normally। जी ठीक है। मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैंने आप लोगों को स्टेज शॉक की 4 स्टेज रिफ्रैक्टरी स्टेज के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा था एंड में पढ़ेंगे। तो सिंपली जो रिफ्रैक्टरी स्टेज है उसके अंदर ये काम हो रहे होते हैं, MODS हो रहा होता है। तो इसको एक दफ़ा मैं यहाँ से रीडिंग दे देता हूँ। मल्टीपल ऑर्गन dysfunction syndrome is altered organ function in acutely ill patients and require medical intervention to support continuous organ function के organ। जी, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जब वो एक से ज़्यादा ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो उनको फिर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो किसी न किसी सपोर्ट के साथ जो है वो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ अनदर फेज इन प्रोग्रेशन ऑफ द शॉक। तो मोस्टली कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका फेलियर हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में। नंबर 1 जो है वो हमारा पल्मोनरी डिसफंक्शन हो सकता है। नंबर 2 जो है रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। नंबर 3 लिवर अपना काम करना छोड़ सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपना काम करना छोड़ सकता है। हीमाटोलॉजिकल सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ सकता है। और उसके बाद जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम जो है वो भी काम करना छोड़ सकता है। ठीक है जी, चले, लेट्स मूव। ये हैं जी रेफरेंसेस, और आपने जिस बुक को कंसिडर करना है वो यहाँ पर जनाब फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है, ब्रूनर एंड सुदार्ट की। आई होप आप लोग जो है ब्रूनर एंड सुदार्ट की जो बुक है वहाँ से शौक को अगली दफ़ा पूरे को रीडिंग देखे आओगे, बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे। आई थिंक ये हम लोगों का फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है, एंड आई होप आप लोग इस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि टेस्ट को ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि कम से कम चीटिंग कर सको आप लोग।
और लिटरली आप लोग अगर उन चीज़ों को सर्च करने की भी कोशिश करोगे वो भी नहीं मिल सकेंगी। और इवन मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों का एक ओपन बुक टेस्ट रखूं, ठीक है। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द टेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, अब आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो अभी तक जो हमने शौक को ख़त्म किया है इसके हवाले से। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ जी सुमैया, टेस्ट जो है वो टेक्स्ट बुक से ही बनेगा। हो सकता है मैं किसी और टेक्स्ट बुक से बना लूँ, कहीं और से बना लूँ। जुल्म तो नहीं है, हमने आई थिंक 2 महीने सिर्फ शौक पढ़ते पढ़ते लगा दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को शौक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और आप लोगों को इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से कमांड होनी चाहिए। जी क्वेश्चंस प्लीज। अच्छा जी, टेस्ट कौन सा होगा, एससीक्यूज या एमसीक्यूज? तो टेस्ट में दोनों चीज़ें होंगी, एससीक्यूज भी होंगे एमसीक्यूज भी होंगे। एंड अगेन मैं आप लोगों को बता दूं फुल्ली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जैसा कि मैंने आप लोगों से आज पूछे हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस होने जा रहे हैं इसके अंदर। सो ट्राई करनी है कि बहुत अच्छे से जो है आप लोग इसे प्रिपेयर करो। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप वो टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। जी उमेरा कह रही है स्टेजेस और टाइप ऑफ शॉक मिक्स हो जाता है। उमेरा प्लीज़ इसको रिवीजन करो 2-4 दफ़ा तो मिक्स नहीं होगा। हाँ जी, खदीजा पूछ रही हैं इंट्राओशियस कैथेटर के बारे में बता दें। हाँ जी खदीजा, वैसे कहाँ पढ़ा है इंट्राओशियस कैथेटर, मुझे भी बताओ। शुमाइला कह रही हैं अपनी आपकी स्लाइड से नहीं बनेगा टेस्ट। तो शुमाइला, मैंने आप लोगों को आई थिंक बिल्कुल फर्स्ट डे क्लास को मैंने बता दिया था कि स्लाइड्स आर जस्ट फॉर गाइडेंस। अगर आपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। बुक से नहीं पढ़ोगे आप लोग टेस्ट पास नहीं कर सकोगे। जी बिल्कुल, कमिंग थर्सडे को टेस्ट होगा और आई थिंक कमिंग थर्सडे को हमारे पास जो डेट है दैट इज 7 मई। आई होप इट्स क्लियर। इंट्राओशियस भाई, ओशियस जो है इसका मतलब होता है बोन, ठीक है। तो इंट्राओशियस कैथेटर्स आर दोज कैथेटर्स जो कि बोन में पास किए जाते हैं। जी क्वेश्चंस प्लीज, हरी अप। उसके बाद मैं आप लोगों को 10 मिनट की नमाज ब्रेक दूंगा एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, खदीजा ने पूछा है कॉर्नरी और नॉन कॉर्नरी कार्डियोजेनिक शॉक को रिपीट कर दें। तो कोरोनरी और नॉन कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है वो शॉक जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम की वजह से, उसको कॉर्नरी कॉज की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। और जो कॉर्नरी वेसल्स में प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, वैसे ही हार्ट के ऊपर किसी और वजह से असरात आ जाते हैं तो उसको नॉन कोरोनरी कार्डियोजेनिक शॉक कहा जाता है। जी हाँ भैया, अभी अजान नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है, अभी अजान नहीं हुई है तो हम ब्रेक थोड़ा सा बाद में रख लेते हैं जी। हाँ,
सेप्टिक शॉक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिखा है हाई कार्डियक आउटपुट वेज़ोडाइलेशन। सर ये कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा सुमैया, अगर आप इसके अंदर देखोगे ना तो उसमें आप लोगों को दो तरह से आपको उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिल रही है, एक अर्ली मिल रही है और एक लेट मिल रही हैं। ठीक है, तो अर्ली के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं और लेट के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर ये हाई कार्डियक आउटपुट लिखा हुआ है और वेज़ोडाइलेशन लिखा हुआ है। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे हाई कार्डियक आउटपुट जो है ना वो देने की कोशिश करता है, बाद में वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। अच्छा जी, इम्यूनो सुप्रेशन एक्सप्लेन कर दें। भाई इम्यूनो सुप्रेशन का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी सुप्रेस हो गई है, ठीक है, या डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो नहीं लड़ पा रही है बाहर से आने वाली चीज़ों के साथ। जैसा कि जो लोग ज़्यादा देर स्टीरॉयड्स पे रहते हैं वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं, HIV एड्स वाले लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं। हाँ जी जी, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये बताएं अब आप मुझे। अच्छा जी सुमैया, आपने कहा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक रिपीट कर दें। मैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक रिपीट कर चुका हूँ, 2 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अच्छा सुमैया, शाहिद का क्वेश्चन है कि सेप्टिक शॉक में हम एक्टिवेटेड प्रोटीन्स क्यों देंगे। अच्छा, एक्टिवेटेड प्रोटीन्स जो है ना, एक्टिवेटेड प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती हैं। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स लगाई जाती हैं पेशेंट्स को ताकि उनके इम्यून सिस्टम को जो है थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सके और वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो है वो जाके फाइट कर सकें इन्फेक्टिव एजेंट्स के साथ। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के रिपीट करने की थोड़ी सी आ रही हैं रिक्वेस्ट, तो मैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है ये उस वक्त होता है वेन एवर कोई बिगर ब्लड वेसल्स, ग्रेटर ब्लड वेसल्स, एक बड़ी ब्लड वेसल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है किसी भी वजह से। ठीक है, जो ग्रेटर ब्लड वेसल है, कोई बड़ी ब्लड वेसल है, वो किसी भी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। ये आप लोगों ने अब ज़रा ये बोर्ड पे देखना है, बोर्ड के ऊपर मैं ज़रा ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, एक बिगर ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये समझ लें कि आपका यहाँ पर हमारा हार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर जाना है। हाँ, ये बॉडी, सारी बॉडी से ब्लड जो है वापस हार्ट के अंदर जा रहा है, समझ आ रही है। अब क्या हुआ कि ये क्यों ट्यूमर आ गया यहाँ पे, यहाँ पे कोई थ्रोम्बस आ गया इस आर्टरी के अंदर, या किसी और वजह से ये कंप्रेस हो गई ब्लड वेसल्स या वेन, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं जा पा रहा। जब ब्लड हार्ट तक नहीं जा पाएगा, बोर्ड नहीं नजर आ रहा भाई, ठहरो जरा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखते हैं बोर्ड आता है कि नहीं। मैं रिफ्रेश किया इसे, फिर देखते हैं बोर्ड को। हाँ जी, अब बताएं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है।
हाँ जी, प्लीज़ चैट में मुझे बताइए आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी। चलें अब देखें, मुझे ये भी बताएं कि क्या बोर्ड आपको नज़र आ रहा है? ठीक है जी। चलें अब मैं यहाँ पर ज़रा ड्रॉ करता हूँ, आप ये समझ लें कि दिस इज़ हार्ट, राइट? अब ये जो है ना मुझे इससे ड्रॉ करना पड़ा है कीबोर्ड से, सो इसी तरह का ड्रॉ होगा हार्ट। और ये समझ लें कि एक बिगर ब्लड वेसल है। हाँ, ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ये एक बिगर ब्लड वेसल है, एक बड़ी ब्लड वेसल्स है। समझ लो कि ये वो है वेना केवा है जहाँ से ब्लड ने वापस आना है, राइट? यहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ वापस जाएगा। हुआ क्या कि यहाँ से ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो अच्छा खासा पहले हार्ट में वापस जाना था, अब थोड़ा सा वापस जा रहा है हार्ट के अंदर। जब हार्ट के अंदर थोड़ा ब्लड वापस जाएगा तो क्या होगा कि हार्ट के अंदर ब्लड ही थोड़ा होगा पंप करने के लिए। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, होगा ये कि ब्लड पंप करने पे हार्ट थोड़ा ब्लड जो है वो पंप करेगा, कम कार्डियक आउटपुट जाएगी, कम स्ट्रोक वॉल्यूम जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी शॉक के अंदर चली जाएगी। तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहा जाता है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जी, मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। जी, so do let me know in the chat। आगे समझ जिन लोगों को नहीं आई थी पहले। चलो दैट्स ग्रेट। हाँ जी, नेक्स्ट फिर क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे ये बताएं। नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं जी? अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं। अक्सर कह रही हैं अक्सर जुल्फ़िकार कह रही हैं सर प्लीज़ रिस्क फैक्टर बता दें सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के। बच्चे ये स्लाइड के अंदर लिखा हुआ, वहाँ से पढ़ लेना जाके, वहाँ पे सारे रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं। अच्छा, आप में से एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन कौन बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है जी? लेट अस सी कौन हिम्मत करता है। मरियम कह रही है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मरियम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बहुत छोटा सा लाइट सा टॉपिक जो है ना हम पहले एक डिस्कस कर लें। तो मैं लाइट से टॉपिक को ढूंढ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ पहले जी। हाँ जी, हु वुड लाइक टू प्रेजेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? पीआईसी से कोई भी? कोई भी नहीं है? फिर मैं खुद नॉमिनेट करूँ लोगों को, क्या क्या कहते हो? आप लोगों को 2 वीक्स मिलेंगे एमआई प्रेजेंट करना है, यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रेजेंट करना है। एंड आपको जो है जो बंदा ये प्रेजेंट करेगा उसको मैं अपने वाला लिंक सेंड करूँगा और वो मेरे वाले लिंक से ऑनलाइन होगा, ठीक है? तो फिर जो है ना वो प्रेजेंटेशन हो सकेगी। जी बताइए, कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? कोई एक बंदा जिसको लगता है कि उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत अच्छे से आती है। कोई भी नहीं है? चलो फिर मैं नॉमिनेट करता हूँ, मैं अटेंडीज में जाता हूँ यहाँ से, फिर देखते हैं कौन प्रेजेंट करेगा। अच्छा भाई, मुझे ज़रा यहाँ पे पहले ये बताओ पीआईसी से कौन कौन है? पीआईसी से कौन कौन सी आवाम है मेरे यहाँ पे? अरे अब सारे खामोश हो गए हैं।
हाँ जी, क्लास में पूछ रहा हूँ पीआईसी से कौन कौन है। भाई खुद लो नाम, क्यों दूसरों के नाम ले रहे हो? खुद बताओ अपना, दूसरों के नाम नहीं लेने चाहिए आपको। आरिफा अशरफ, दोनों सुमैया। अरे सुमैया, ये प्रेजेंट करना है, ऐसे नहीं। मिस पास है सर। तो खुद ही बता दो, खुद ही बता दो कौन प्रेजेंट करना चाहेगा। तो प्रेजेंट कौन करना चाहेगा, खुद ही बता दो। डोंट वरी, मैं भी हेल्प आउट करूंगा साथ में मैं भी ऑनलाइन आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं भी आपको हेल्प आउट करूंगा। और आप लोगों ने आपने भी करना है, और आपको इसके लिए आई थिंक 2 वीक का टाइम मिलेगा। जी। चलो फिर मैं ऐसा करूंगा अब कि मैं खुद ही 3 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा और उनको मैं ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ठीक है जी। और वो लोग जो हैं वो इसको प्रेजेंट करेंगे। एंड ये जो जो मुझे लिंक आता है बेसिकली, प्रेजेंटर्स लिंक, ये मैं उनके साथ भी शेयर करूंगा। मैं भी यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा। सही है, तो मैं भी यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट विल बी, एक मिनट ठहरो ज़रा। CCM lectures, PPT, okay। खदीजा कह रही हैं सर जी मैं कर दूं, सो बिस्मिल्लाह खदीजा, अपने साथ एक और बंदा रेडी, एक दो लोग और रेडी करो, मतलब इट विल बी अ ग्रुप प्रेजेंटेशन। गॉर्डन। अच्छा भाई, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो क्या कहते हो, पढ़ना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट? हम्म। ठीक है, चलो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जी स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अब थोड़ा सा हम एक फॉर्मल लेक्चर से हट के, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर चुके हो, उससे हट के मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप लोग मुझे यहाँ पर प्लीज़ बताएं कि अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब से। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ताकि उन चीज़ों को भी करेक्ट किया जा सके और हम इसको मोर प्रोडक्टिव बना सकें जितनी देर भी हमारे ये ऑनलाइन सेशंस चलने हैं। जी प्लीज़ कमेंट्स में बताते जाएं ताकि उनको हल किया जा सके। आई होप बहुत सारे इश्यूज़ हमने रिजॉल्व कर लिए हैं, अगर अभी भी कोई हैं तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कोई इश्यूज़ नहीं है। हम्म। या फिर आप कुछ सुजेस्ट करना चाहो कि इस तरह से हम अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। सर एट अ टाइम बहुत सारा पढ़ा दिया जाता है, आई लाइक टू टॉपिक एट वंस। अदिल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एट अ टाइम बहुत सारा पढ़ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़ी सी ब्रेक्स दे दे के और इसको पढ़ें। हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन यही बात है कि मैं अपने टॉपिक को आज एक दफ़ा दोबारा से सारे को रिवाइज़ किया है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है मैं आप लोगों की चेक कर सकूं आप लोगों ने कितना अटेंड किया है। अच्छा जी, मिसबा कह रही हैं आपकी वीडियो रुक गई। मिसबा आवाज़ तो आती है। हाँ, वीडियो वीडियो देख के क्या करनी है भाई।
जी जी, मैं समझ रहा हूँ अदीला, आप ठीक कह रहे हो। क्योंकि वो एक लॉन्ग क्लासेस ज़रा स्केजुअल होती हैं तो थोड़ा चीज़ें हो जाती हैं इस तरह से। तो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। वॉइस नहीं आ रही? अच्छा, सेकंड, चलें थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं आपसे। ड्यूटीज़ कैसी जा रही हैं आप लोगों की? और मुझे ये बताइए कि रमज़ान कैसा जा रहा है? अच्छा भैया, 2 से 3 स्लाइड्स आगे चले जाते हैं यार। फिर थोड़ा सा ना एक काम किया करो, इस चैप ये जो लेक्चर होता है इसको यूट्यूब पे रिव्यू कर लिया करो। तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल हिसाब से चल रही होती हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, एंड व्हाट हैपन्स
अच्छा जी, ठीक है। सो मुझे ये बताएं कि आप लोग सब ठीक-ठाक हैं और क्या किसी ने कोई कोविड-19 का अपनी टेस्टिंग करवाई है ड्यूटी करते हुए? किस खुदा ना ख़ास्ता किसी का पॉज़िटिव आया हो, क्योंकि मैंने सुना है पीआईसी में बहुत से लोगों का पॉज़िटिव आया है। सो व्हाट अबाउट यू पीपल, कैसे हैं आप लोग और ड्यूटीज़ कैसी जा रही हैं? और टेस्टिंग अगर करवाई है तो किस-किसने करवाई है? नेगेटिव रही है, पॉज़िटिव रही है? जी, चलो दैट्स ग्रेट, नेगेटिव है। चलो, अच्छा जी, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नहीं आई। अगर रिपोर्ट नहीं आई तो भाई नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जिनका पॉज़िटिव आ जाता है उनकी ये फ़ौरन से रिपोर्ट दे देते हैं। बट आई हैड यस सर, मेरी 2 कलीग्स का पॉज़िटिव आया है। चलिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हाँ जी, चलें अब ज़रा स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं और करें स्टार्ट। जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाए। चलें जी, ठीक है। चलें, अब आप लोगों ने सबसे पहले तो मुझे ये बताना है, एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग या क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ना वॉइस बताइए कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ट्वेंटी सेवन लोग थे पहले, अब फिर 24 हो चुके हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, मेरे में actually बात में आवाज़ आएगी, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप लोगों ने मुझे ज़रा ये बताना है, अब आ रही है आवाज़? जी, ठीक है। नहीं, ठीक है, सही है। सो क्रिटिकल केयर नर्सिंग इसलिए भी ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज़ क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं दैट आर फुल ऑफ स्ट्रेस। कभी सीपीआर चल रहा है, कभी किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है, कभी सक्शन करनी है, कभी सीपीएस, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वो मतलब इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और जब हम अभी तो मैं खैर इसको फॉर्मली स्टार्ट नहीं करूँगा स्ट्रेस मैनेजमेंट को, हम टेस्ट लेने के बाद जो है नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करूँगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, और मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रेस से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, अब आप 27 लोग हो यहाँ पे, तो मुझे 27 लोगों में से कोई बंदा ऐसा बताया। आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो गया? क्या हो रहा है आवाज़ में, मुझे ये बताओ। खैर, मैं ज़रा सेटिंग्स में ना वॉइस की सेटिंग्स देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, अब बताएं, आवाज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आवाज़ क्लियर? अब क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। चलो, अब मेरे पास इस वक्त 26 लोग जो हैं वो क्लास में प्रेजेंट हैं, और शायद कुछ लोग, 2 लोग इकट्ठे बैठ के क्लास भी ले रहे होंगे। मैं अब आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो कि स्ट्रेस नहीं लेते हैं, या फिर आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं हुआ होगा?
जी, जो जिसको लगता है कि उसको ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, वो यहाँ पे कमेंट करके बता सकता है। है कोई? कोई नहीं है? चलें, आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है? या वो सोचते हैं कि ज़िंदगी तो स्ट्रेस से भरी हुई है? जी, कमेंट कीजिए। अब बहुत सारे आएँगे मेरा ख़्याल है। कभी-कभी तो यहाँ पे सारी दुनिया है जो कि स्ट्रेस में बैठी रहती है हर वक़्त। कभी-कभी तो सब तो होता है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से। अच्छा जी, किसी ने कहा है यहाँ पे कि सब ओवर थिंकर हैं इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा होती है। चलें, ठीक है जी। अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है, क्या स्ट्रेस पॉजिटिव चीज़ है ज़िंदगी की या स्ट्रेस नेगेटिव चीज़ है? यार बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। नाम नहीं लूँगा मैं आप लोगों के, तो आप बड़े फ्री होके कमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं और मैं शेयर करूँगा। सर, मैं तो दुखी ड्रामा देख लूँ तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है, किसी ने कहा है। अभी किसी ने कमेंट किया कि स्ट्रेस नेगेटिव होती है, फिर अभी किसी ने कहा स्ट्रेस पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ये स्ट्रेस जो है ना ज़िंदगी में, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होती है। ठीक है? अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो तो स्ट्रेस इज़ पॉजिटिव, और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते हो तो फिर स्ट्रेस नेगेटिव है। हाँ? अगर मुझे स्ट्रेस ही ना हो कि अगले हफ्ते मेरा सीसीएन का टेस्ट है और अगर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो सर डांटेंगे, तो आप लोग टेस्ट की तैयारी ही नहीं करोगे। तो स्ट्रेस थोड़ी सी अच्छी होती है। अगर स्ट्रेस लाइफ में ना हो तो लाइफ बड़ी बोर हो जाती है हमारी। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस जो है ना वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। चलें, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि पिछले एक दो दिन के अंदर अंदर आपने किस चीज़ से स्ट्रेस जो है ना वो फील किया कि आप लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं? कौन सी ऐसी चीज़ थी? ड्यूटी के लिहाज से हो, पर्सनल लाइफ के लिहाज से हो, आप इधर कमेंट कर सकते हो। मैसेज प्राइवेट रहेंगे। मैं विदाउट नेम जो है वो मैं शेयर कर दूंगा कि किस बंदे, मतलब क्या क्या स्ट्रेसेस जो है लोगों को रही हैं पिछले एक दो दिन के अंदर अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड ये करूंगा कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी होती है और स्ट्रेस नेगेटिव भी होती है। अच्छा जी, किसी ने कहा है कि टी की वजह से स्ट्रेस है। अच्छा जी, किसी ने कहा है जी कोरोना वायरस की वजह से बहुत स्ट्रेस है। वो तो वाकई यार बहुत स्ट्रेस है और हम लोगों को तो ज़्यादा ही है। जी। ऐसी क्लास को पीडीएफ मिले, उनका प्रिंट नहीं मिल रहा। ठीक है। हक ड्रामा का बहुत स्ट्रेस है भाई। अब पता नहीं हक ड्रामा कौन सा, मैंने तो नहीं देखा हुआ। ड्यूटीज मैनेज नहीं कर रही है जी हेड नर्स, उस वजह से स्ट्रेस है। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा थी जी, इस वजह से स्ट्रेस है। देयर इज समबडी, उन्होंने कहा है कि लास्ट 2 डेज में कोई स्ट्रेस नहीं है, बड़ी मौज मारी है भाई तुमने तो। फिर ये कोरोना वार्ड में ड्यूटी ना लग जाए, वो भी नाइट सर्जरी। अच्छा जी, वो भी स्ट्रेस है। कॉलेज का स्ट्रेस है, पता नहीं कब ओपन होगा। बिल्कुल इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है कि कॉलेज कब ओपन होगा, मैं वो हो जाती है। अच्छा जी, अब किसी ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। यार मेरे साथ भी शेयर करो, वैसे ऑनलाइन क्लासेस का क्या स्ट्रेस है? हुँ? जी, ऑनलाइन क्लासेस का क्या स्ट्रेस है? टीचर स्लाइड्स बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है जी, नाइट ड्यूटी है, नेक्स्ट मंथ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। सोच-सोच के कोविड-19 बहुत बड़ा स्ट्रेस है जी। ठीक है, वही वैलिड स्ट्रेसेस हैं। अच्छा जी, साउंड लो हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। असाइनमेंट्स का बहुत बड़ा स्ट्रेस है।
भाई अल्लाह खैर करेगा। अच्छा चलिए, यहाँ पर ना एक छोटी सी आप लोगों के लिए, एक तो असाइनमेंट है, दूसरा आप लोगों का टेस्ट है। आई होप नेक्स्ट टाइम जो है ना आप लोग बड़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आओगे। आप लोगों का टेस्ट जो है वो ठीक मैं 3 बजे स्टार्ट करूँगा, 3:30 बजे तक टेस्ट चलेगा। टेस्ट के अंदर दोनों SCQ MCQ दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। और कोशिश करनी है कि खुद से करें आप, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बुक अगर आप ओपन भी कर लें तो आप लोग उसको नहीं कर सकेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं। लेक्चर लेते हुए अफ्तारी बनानी पड़ती है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। वाह भाई बहुत बड़ा स्ट्रेस कि लेक्चर लेते हुए वही अफ्तारी बनानी पड़ती है आप लोगों को। एसईक्यू कैसे सॉल्व करेंगे जी? एसईक्यू आपको एक गिवन टाइम के अंदर एसईक्यू को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने टाइप करके एसईक्यू का आंसर करना है। टेस्ट जो है जी आपका, ये जो नेक्स्ट थर्सडे को हमारा लेक्चर आ रहा है उस दिन टेस्ट है। एसईक्यू टाइप करके करेंगे जनाब, जैसे आप लोग टाइप करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हो उसी तरह वहाँ पे आंसर लिखोगे। हाँ जी, असाइनमेंट में ज़रा आप लोगों को बता दूँ, असाइनमेंट ये है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट इस चीज़ से करेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा आज तक का स्ट्रेसर कौन सा रहा है। हाँ, तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ड्यूटी के लिहाज से हो सकता है, अगर जो पर्सनल है तो वो भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जी जी बिल्कुल पोर्टल के ऊपर टेस्ट होगा, पोर्टल पे होगा जनाब, टेस्ट पोर्टल पे होगा, डोंट वरी अबाउट। चलें, आई थिंक अब आप लोग जाएं, वज़ू वगैरह करें, नमाज वगैरह पढ़ें, तो मैं यहाँ से अब इसको साइन ऑफ करूँगा, ठीक है। और बहुत सारी दुआओं के साथ हम बाय बाय करते हैं। आई थिंक लेक्चर आपका 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 बजे आप लोग दोबारा से आके ज्वाइन कर सकते हो। जी जी, आपके सबके कमेंट्स जो है वो बिल्कुल प्राइवेट आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल प्राइवेट रहेंगे, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा लेकिन नाम नहीं लूँगा, ठीक है। चलें, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, नमाज वगैरह पढ़ लें आप लोग, वुज़ू वगैरह कर लें, नमाज का टाइम होने वाला है। आई विल गो फॉर द सेम, ठीक है जी। और फ्रॉम हेयर ओवर ब्रेक कंटिन्यूज, और ब्रेक के बाद जनाब आपका आई थिंक नेक्स्ट फर्स्ट टेस्ट का लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाता है, तो मैं कॉलेज में बिल्कुल कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से। और टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई होप यू विल प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। मेरी आप लोगों से बड़ी हाई होप्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।